हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बेस्ट प्लस। मैं हूं अमित शुक्ला। आज हम टॉपिक जो है हमारा पेपर 2 का फेडरलिज्म, तो इसको हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आपके प्रीलिम्स के लिए भी हो सकते हैं, बट मेन जो फोकस रहेगा वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। तो क्या कैसे इसको डिस्कस करेंगे, तो फेडरलिज्म का डेफिनेशन क्या होता है ये देखेंगे, उससे रिलेटेड माइक्रो डायग्राम्स क्या हो सकते हैं ये देखेंगे, उससे रिलेटेड इश्यूज क्या है ये देखेंगे, उससे रिलेटेड स्टेप्स कौन कौन से लिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है और एग्जीक्यूटिव लेवल पे क्या लिए गए हैं, और कौन सा क्या हमारा वे फॉरवर्ड हो सकता है, ठीक है, और कंक्लूजन। तो ये सारे जो डायमेंशन होंगे उसी के एम्बिट में रह के हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और कोई भी टॉपिक आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े तो उसमें क्या चीज होना चाहिए, डेफिनेशन बहुत सिंपल एंड इफेक्टिव होना चाहिए, एंड आपके पास फ्लो चार्ट के लिए मैटर होना चाहिए, आपके पास माइक्रो डायग्राम्स होना चाहिए, उसका कोई फार्मूला आता है तो फार्मूला आपको होना चाहिए, इशूज के आपको एग्जैक्ट पॉइंट्स पता होने चाहिए, स्टेप्स क्या उठाए गए ये पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, बॉडी में आपका बॉडी के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पता होने चाहिए, और वे फॉरवर्ड में आप सजेशन क्या दे सकते हो ये पता होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। फेडरलिज्म जैसे मोदी जी कहते हैं कि programs can be different, methods can be different, but dream of the country will be the same. To cater this feeling, to cater this demand, the dream of the nation, there is the need of the hour to ensure cooperative federalism, competitive federalism, constructive federalism and collaborative federalism. अगर किसी भी राज्य का तरीका अलग हो सकता है, उनके करने के उपकरण अलग हो सकते हैं, लेकिन सबका उद्देश्य एक है, राष्ट्र की भलाई। तो अगर राष्ट्र की भलाई एक उद्देश्य है तो सारे जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं, चाहे वर्टिकल लेवल पे देखे चाहे हॉरिजॉन्टल लेवल पे देखे, उन सबको साथ में मिलकर काम करना होगा। और ये कैसे होगा, ये होगा आपका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के थ्रू। एफिशिएंसी कैसी आएगी, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के थ्रू। साथ में मिलकर काम करना है तो कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म। तो आप अपने इंट्रो का शुरुआत इस लाइन से भी कर सकते हैं कि प्रोग्राम एज अकॉर्डिंग टू मोदी जी, programs can be different, working style can be different, but dream of the nation will be the same. To cater this demand of the nation, this is paramount to inculcate cooperative federalism, competitive federalism and collaborative federalism. यहां से हमारा डेफिनेशन हो सकता है, ठीक। फिर हम देखते हैं कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है क्या, उसका डेफिनेशन अगर मान लेते हैं कि उसी पे क्वेश्चन आ जाता है, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे आप क्या लिख सकते हैं। तो दिस इज हॉरिजॉन्टल रिलेशन बिटवीन द सेंटर, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट विच कॉल्स फॉर स्ट्रॉन्ग एंड हार्मोनियस कोऑपरेशन टू फुलफिल द नीड ऑफ द पीपल एंड टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक। ये क्या है, ये एक हॉरिजॉन्टल रिलेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में, जो डिमांड करता है कि उनके बीच में बहुत स्ट्रांग और हार्मोनियस कोऑपरेशन हो, ताकि हम लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके और जो वेलफेयर ऑफ द नेशन है उसे इंश्योर कर सके। ये आपका डेफिनेशन हो जाएगा किसका, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। इन द सेम वे अगर हम कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बात करें, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, तो ये क्या है, तो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में क्या होता है कि जो सेंटर, स्टेट और लोकल बॉडी होते हैं वो भी आपस में कॉम्पीट करते हैं। तो ये वर्टिकल कंपटीशन हो गया, स्टेट से कॉम्पीट कर रहा है, एक लोकल बॉडी दूसरे लोकल बॉडी से कॉम्पीट कर रही है, हॉरिजॉन्टल क्या हो गया, कंपटीशन हो गया, है ना। तो ये क्या है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिलेशन बिटवीन द सेंटर, स्टेट्स एंड द लोकल बॉडीज टू बेस्ड ऑन हेल्दी कंपटीशन on the level of attracting investment, on the level of framing policies, on the level of execution of the policies. इन लेवल पे जो हेल्दी कंपटीशन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। अब अगर हम देखें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, एक्चुअली में अगर हमको माइक्रो डायग्राम में दिखाना है तो हम कैसे दिखा सकते हैं, इफ देयर इज these things there will be cooperative federalism। क्या क्या होना चाहिए कि cooperative federalism बनेगा, तो उसमें एक चीज आपका आ जाएगा, शेयर्ड रिसोर्सेस, संसाधन को बंटवारा किया जाए, जैसे कि फाइनेंस कमीशन आपको फार्मूला देता है जिसके थ्रू रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना। ज्वाइंट डिसीजन मेकिंग एंड इफेक्टिव एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस,
if there is shared resources, if there is joint decision making, and if there is efficiency and equity, there will be cooperative federalism. और अगर ये तीनों आपस में मिल जाते हैं तो यहीं से क्या बनेगा आपका empowered nation. ठीक, तो ये आप फॉर्मूला लिख सकते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, चाहे तो फॉर्मूले के रूप में लिख सकते हैं, चाहे तो माइक्रो डायग्राम बना सकते हैं. कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का हमने अभी आपको डेफिनेशन बताया. फॉर्मूला क्या हो सकता है, माइक्रो डायग्राम क्या हो सकता है, इसमें हो सकता है कि डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग है कि नहीं. इसके अलावा क्या हो सकता है, फिस्कल ऑटोनॉमी चाहिए कि अगर आप दूसरे से कह रहे हो कि आप कॉम्पीट करो तो कॉम्पीट करने के लिए रिसोर्सेस चाहिए ना, तो फिस्कल ऑटोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है ना. इसके अलावा इनोवेशन एंड डाइवर्स सोल्यूशन. ठीक, अगर ये मिल जाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म. ठीक, तो अभी तक हमने फेडरलिज्म इन जनरल क्या है उसको देखा, कोटेशन क्या था उसको देखा, दोनों का डेफिनेशन देखा, दोनों के हमने फॉर्मूले देखे. अब हम ये देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में से क्या प्रोविजन किए गए हैं कि हमारा फेडरलिज्म जो है, फेडरल स्ट्रक्चर है या फेडरल पॉलिटी है, वो एक्सरसाइज हो सके, है ना. सो प्रोविजंस टू इंश्योर फेडरल पॉलिटी. प्रोविजंस टू इंश्योर फेडरल पॉलिटी. तो उसमें पहले क्या हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, उन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में क्या हो सकता है, जैसे आपने देखा 7 शेड्यूल. 7 शेड्यूल में क्या किया गया है, जो पावर्स है उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि जो यूनियन लिस्ट है उसमें आपका केंद्र सरकार कानून बनाएगी, स्टेट लिस्ट पे राज्य सरकार बनाएगी, और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों बना सकते हैं, बट अगर दोनों बनाएंगे तो सेंट्रल वाला स्टेट वाले पे प्रिवेल करेगा. तो हमने 7 शेड्यूल देख लिया. दूसरा पार्ट 11 पार्ट 12, पार्ट 11 एंड पार्ट 12 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. भाई पार्ट 11 12 में क्या है, आर्टिकल 245 से 255 तक है ना. इसमें आप देखेंगे 245 से 255 तक क्या है, लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. 256 से 263 तक आपका आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट. एंड आर्टिकल 268 से 293 तक इसमें आपके फाइनेंशियल रिलेशन आ जाएंगे. एक तो हमने 7 शेड्यूल देख लिया, दूसरा हमने पार्ट 11 एंड पार्ट 12 देख लिया. इसके अलावा देखिए, इसके अलावा देखते हैं कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को इंश्योर करने के लिए कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए. तो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग के लिए आप क्या है, इंटर स्टेट काउंसिल है, इंटर स्टेट काउंसिल अंडर आर्टिकल 263 है ना. इसके अलावा आप क्या देखते हैं, जोनल काउंसिल्स है. हालांकि जोनल काउंसिल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वाले में नहीं है, मतलब उसका कोई आर्टिकल नहीं है ऐसे, है ना. तो जोनल काउंसिल हो गया. इसके अलावा आप, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन हो गए, अदर देखें, अदर प्रोविजन में क्या आ जाएगा, हाँ इसमें आपका एक और आ जाएगा जीएसटी काउंसिल है ना, जीएसटी काउंसिल. ठीक, अदर में देखिए क्या आ जाएगा, अदर में क्या आ जाएगा, गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग, गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति कमीशन हो गया, है ना. इसके अलावा चिंतन शिविर, इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक होता है तो उसमें चिंतन शिविर बिठाया जाता है ना. गवर्नर्स मीटिंग, गवर्नर्स मीटिंग. ठीक, ये हो गया. तो ये हमने देखा कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कैसे हो, उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, और इसके अलावा हमारा ये भी है. इसके अलावा आप कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस में एक और देख सकते हैं कि आपका है आर्टिकल 262 कि रिवर बॉडी ट्रिब्यूनल्स, रिवर बॉडी डिस्प्यूट्स को एड्रेस करने के लिए वो एक ट्रिब्यूनल होना चाहिए, वो हमने देख लिया, आर्टिकल 262 देख लिया. ठीक, अदर प्रोविजंस में आपका हमारा गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति कमीशन हो गया, चिंतन शिविर हो गया, एंड गवर्नर्स की मीटिंग हो गई. ये हमारे प्रोविजंस हैं जो इंश्योर करने के लिए हैं कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कैसे इंश्योर किया जा सकता है देश में. ठीक, ये हमने देखा. अच्छा, अब आते हैं कि
जो हमारे सेंटर और स्टेट के बीच में जो झगड़े होते हैं उसके कारण क्या है ना। तो अब हम देख लेते हैं फ्लैश पॉइंट्स। फ्लैश पॉइंट्स फ्लैश पॉइंट्स को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। कि पॉलिटिकल क्या है, पॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट्स क्या है ना। इसमें पहला आपका हो जाएगा यूज ऑफ आर्टिकल 356 इन टर्म्स ऑफ इमरजेंसी, है ना। अनुच्छेद 356 का प्रयोग, है ना। कई बार राज्य सरकार ये आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार हमारी चुनी हुई सरकार को हटा के आर्टिकल 356 का मिसयूज करके इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा देते हैं, है ना। दूसरा अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट, है ना। एंड जो गवर्नर अपने पद पे कब तक रहता है, बाय द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। उसके लिए कोई स्टैंडर्ड नॉर्म्स नहीं है कि किस बेसिस पे हटाया जाएगा, जब चाहे गवर्नर को हटाया जा सकता है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर एंड रिमूवल दोनों बातें आ जाएंगी, है ना। फिर डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ, discretionary power of governor in some cases like during the hung assembly, ये governor will use his discretion to appoint the government, है, to appoint the CM। कि अगर हंग असेंबली है, किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो किसे सीएम बनाना है वहां पे वो निर्णय लेगा, है ना। या किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है तो फिर किस पार्टी को सरकार बनाने के लिए बुलाएगा, ये हो जाएगा, है ना। रोल ऑफ स्पीकर, रोल ऑफ स्पीकर, ये हमारा एक पॉलिटिकल पॉइंट्स मतलब पॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट बन जाता है ना। इसके अलावा आप देखोगे कि समय समय पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट को एक्सपेंड कर रही है। तो जाहिर सी बात है, जब यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट एक्सपेंड होगी तो श्रिंक हो जाएगी स्टेट लिस्ट, यानी स्टेट के लेजिस्लेशन के डोमेन में जाके इंक्रोच कर देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। तो एक्सपेंशन ऑफ यूनियन एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक, ये हमारा एक मसला हो गया। एंड इश्यूज रिलेटेड टू फिक्सिंग रेफरेंस ऑफ टर्म्स ऑफ फाइनेंस कमीशन, ठीक। ये हमारे क्या हो गए पॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट्स, जिनकी वजह से हमारे फेडरल पॉलिटी पे कहीं ना कहीं क्या लग जाता है, क्वेश्चन मार्क। अब आते हैं कि केवल राजनीतिक कारणों से नहीं, वित्तीय कारणों से भी दोनों में झगड़े हो जाते हैं। तो हमारे फिस्कल फ्लैश पॉइंट्स क्या है, फिस्कल फ्लैश पॉइंट्स, जैसा हम सभी जानते हैं कि सेस और सरचार्ज जो केंद्र सरकार लगाता है और केंद्र सरकार ही इसको कलेक्ट करता है। तो इश्यूज रिलेटेड टू सेस एंड सरचार्ज, क्या है दोनों में अंतर। सेस जो होता है वो जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए लगाया जाता है उसी पे यूज किया जाएगा, जबकि सरचार्ज के साथ ऐसा नहीं है। जब किसी का टैक्स बहुत ज्यादा बन जाता है तो टैक्स ओवर द टैक्स होता है, उसे हम सरचार्ज कहते हैं। ये किसी भी ऑब्जेक्टिव में यूज कर सकते हैं, लेकिन सेस का पैसा जो होता है वो जिस ऑब्जेक्टिव में लगाया जाता है, जिस ऑब्जेक्टिव के तहत लगाया जाता है उसी ऑब्जेक्टिव में यूज किया जाएगा। तो सेस और सरचार्ज किसके पास रहता है, ये केंद्र सरकार के पास रहता है। केवल एक सेस है जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस, क्योंकि वो राज्य सरकारों का जो रेवेन्यू का लॉस हुआ जीएसटी के आने से उसको कॉम्पनसेट करने के लिए था, इसलिए केवल जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस ऐसा है जो केंद्र से राज्य को जाएगा। बाकी सारे सेस और सरचार्ज कौन रखता है, केंद्र सरकार। तो एक ये मसला हो गया। दूसरा हो गया आपका इश्यूज रिलेटेड टू जीएसटी कॉम्पनसेशन। उसमें राज्य सरकारों का ये कहना है कि जो जीएसटी कंपनसेशन का पैसा है वो तो हमारा है, लेकिन उसमें बहुत डिले कर देता है केंद्र सरकार। तो एक तो हमारा रेवेन्यू का लॉस हुआ है, दूसरा उसका जो कंपनसेशन हमें मिलना है वो भी हमको टाइम से नहीं मिलता है। तीसरा, एब्सेंस ऑफ स्टेट्स इन अपॉइंटमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन
और जो फाइनेंस कमीशन है वही तो प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए, डिविजुअल पूल ऑफ टैक्सेस में सेंटर स्टेट के बीच में डिवीजन कैसे होना चाहिए वो डिसाइड करता है, जबकि उसमें उनको लूप में नहीं लिया जाता है ना। फिर इश्यूज रिलेटेड टू जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल में कहीं ना कहीं 1/3 जो वोटिंग राइट है वो तो ऑलरेडी सेंटर के पास है। फिर अगर तो ठीक है, और उसमें से अगर जो सेंट्रल में रूलिंग पार्टी है उन्हीं की गवर्नमेंट और कुछ स्टेट्स में है, तो अगर अदर पार्टी जो स्टेट में रूल कर रही हैं अदर देन रूलिंग पार्टी ऑफ द सेंटर, तो उनके जो कंसर्न्स होते हैं उनको इग्नोर करके भी जीएसटी काउंसिल निर्णय ले सकती है, क्योंकि 1/3 जो डिसीजन होता है, वोटिंग होता है, वो तो सेंटर के पास होता ही है, बाकी उनकी राज्य सरकारें उसमें हेल्प कर देती है ना। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे हो गए फिस्कल फ्लैश पॉइंट्स, है ना। कल्चरल फ्लैश पॉइंट्स क्या है ये हम देख लें। कल्चरल फ्लैश पॉइंट्स, तो कल्चरल फ्लैश पॉइंट्स में क्या है कि लैंग्वेज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, जैसे इम्पोजिशन ऑफ हिंदी, इम्पोजिशन ऑफ हिंदी। दूसरा क्या हो गया, 3 लैंग्वेज फार्मूला, 3 लैंग्वेज फार्मूला, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे हो गए वो कॉजेज जिनकी वजह से हमारे फेडरल पॉलिटी या फेडरलिज्म में कई बार क्वेश्चन मार्क उठ जाता है या इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। तो अब इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए इज देयर इज एनी प्रोविजन, क्या हमारे सरकार ने कुछ ऐसे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कुछ कदम उठाए गए हैं, क्या हमारे सरकार ने कुछ कमीशन या कमेटी ऐसे बिठाए हैं, उनको देख लेते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि उसमें स्टेप्स क्या उठाए गए हैं। है ना, तो देखिए स्टेप्स क्या है। तो बहुत सारे कमेटी स्टेप्स क्या लेंगे, स्टेप्स टेकन। तो पहला हो जाएगा कमेटी एंड कमीशंस, कमेटी एंड कमीशंस। तो पहला आप क्या देख सकते हो, स्टेप्स टेकन के अंतर्गत एक आपका बिठाया गया जैसे पुंछी कमीशन। तो पुंछी कमीशन का क्या कहना है, पुंछी कमीशन का ये कहना है कि जो फाइनेंस कमीशन के जो कंडीशन, जो अपॉइंटमेंट हो उसमें स्टेट को लूप में लिया जाना चाहिए, है ना। स्टेट्स इन्वॉल्वमेंट इन सेटिंग द रेफरेंस ऑफ टर्म ऑफ द फाइनेंस कमीशन, यह पुंछी कमीशन हो गया। फिर हमारा सरकारिया कमीशन क्या कहता है कि द गवर्नर शुड बी अ पर्सन ऑफ एमिनेंस and detached from the local politics and should not belong to that particular state। जो गवर्नर होना चाहिए, एक तो एमिनेंस होना चाहिए, अपने फील्ड का महारथी हो किसी एक क्षेत्र का, दूसरा वो उस राज्य का नहीं होना चाहिए, और तीसरा वो लोकल पॉलिटिक्स से क्या हो, डिस्टेंट होना चाहिए। ये सरकारिया कमीशन हो गया सर, ठीक। इसके अलावा आप देखते हो कि उसमें फर्स्ट एआरसी ने क्या बोला है, फर्स्ट एआरसी ने बोला है कि while appointing the governor, CM should be consulted and it should be made a constitutional approach। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा किया जाए कि गवर्नर के अपॉइंटमेंट में जो चीफ मिनिस्टर है ना, चीफ मिनिस्टर को का कंसल्टेशन आवश्यक हो, है ना। सो कंसल्टेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर while appointing the
गवर्नर शुड बी देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कौन बोल रहा है? हमारा फर्स्ट ARC बोल रहा है। इसके अलावा आप देखोगे कि आपका जो नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, NCRWC क्या कह रहा है कि आर्टिकल 356 शुड बी यूज्ड एज अ टूल ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। जब सारे विकल्प खत्म हो जाए केवल तभी 356 का यूज किया जाना चाहिए।